मेरे गांव में शादी से पहले हर लड़की को गांव वालों के सामने घोड़े के साथ ऐसा क्यों करना पड़ता था। हमारे गांव में एक अजीब परंपरा थी जिसकी वजह से मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगता था। कहने को तो मैं गांव वाली थी और अक्सर गांव वाले बहुत हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की लड़की थी। परंपरा नाम से इतना डर लगता था कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। हमारे गांव में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता करवाना चाहा, मगर मैं हमेशा घर से निकल जाती थी। मेरे घर वाले जानना चाहते थे कि मुझे शादी से क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे भी ये बताते हुए शर्म आती थी कि मैं घोड़े के साथ रस्म वाली परंपरा से डरती हूँ और गांव वालों के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती हूँ। हमारे गांव के मुखिया की तरफ से इस परंपरा को अंजाम दिया जाता था। गांव के मुखिया का कहना था कि रस्म के बिना कोई लड़की की शादी नहीं हो सकती। शादी से एक हफ्ते पहले सारे गांव वालों को जमा करके दुल्हन से यह रस्म पूरा करवाया जाता था। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे गांव की एक लड़की अंजलि की शादी थी। मैं ज़िद करके पापा के साथ उस रस्म को देखने के लिए भरे मैदान में चली गई थी। अंजलि दुल्हन बनी हुई थी और अपने पापा के साथ गांव के मैदान तक आई थी। यह सब देखने के लिए सिर्फ गांव के मर्द ही इकट्ठा होते थे, लेकिन मैंने रोने की वजह से पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वैसे भी मैं छोटी थी, इसलिए किसी ने मना नहीं किया। दुल्हन बनी अंजलि को घोड़े के पास ले जाया गया और रस्म को शुरू किया गया। अंजलि की चीखें आसमान से बातें करने लगी। उसकी ओढ़नी एक तरफ गिर गई, वह पूरी तरह बेहाल हो गई थी। लेकिन ना ही लोगों को तरस आया और ना ही घोड़े को। घोड़ा तो शायद अंजलि को चाहने वाला था, वह सिर्फ देखते ही दीवाना हो गया था। अंजलि का बेहाल रूप देखकर मेरी सांस ही रुक गई थी, लेकिन सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुखिया साहब भी वहीं मौजूद थे और इस सारे करतूत का हिस्सा थे। यह सब उन्हीं के आदेश पर होता था। मुखिया का कहना था कि इस तरह गांव की लड़कियां मर्दों से प्यार करना, उनकी इज्जत करना सीख जाती है। लेकिन यह बात मेरी समझ से परे थी। घोड़ा और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक। लेकिन यह भी तो मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मैं खुद उस रस्म को देखने गई और उसका हिस्सा बनी। वह पूरा दिन अंजलि को घोड़े के साथ ही गुजारना था। घोड़ा खुद ही अंजलि को लेकर गांव के जंगल की तरफ निकल गया था। सबको अच्छी तरह मालूम था कि अब घोड़ा अंजलि को लेकर शाम में ही वापस आएगा। लड़कियों को बहुत ही बुरा हाल हो जाता था। उनके शरीर पर जख्म तक होते थे और कुछ के कपड़े भी फट चुके होते थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी तरस ना आता था और सबको लगता था कि यह रस्म बहुत ज़रूरी है। घोड़ा अंजलि को ले गया, लोग भी अपने कामों पर वापस लौट गए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर अंजलि की हालत और उसकी चीखें घूमने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि किस तरह सारा दिन घोड़े की मनमानी बर्दाश्त करेगी। बस उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद को घोड़े के हवाले नहीं कर सकती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि कभी न कभी इंसान जो नहीं चाहता है उसे किस्मत में वही करना लिखा होता है। शायद शादी मेरी किस्मत का हिस्सा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आदित्य आ गया था। पिछले कुछ महीनों से मेरे पापा बीमार थे। मेरे दो भाई थे और दोनों के शहर में काम करते थे, इसलिए हमारे गांव की ज़मीनों पर पापा ही काम करते थे। पापा की बीमारी को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं पापा की जगह खुद अपनी ज़मीन पर काम करूंगी। पापा कहने लगे, रोशनी तेरे बस की बात नहीं है बेटा। लेकिन मैं शुरू से ही ज़िद और ज़्यादा बोलती थी और इसी वजह से तो अब तक पापा मेरी शादी नहीं करवा पाए थे। मैंने पापा को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद तैयार होकर खेतों की तरफ चल पड़ी। मैं लंबी चौड़ी और खूबसूरत लड़की थी, बचपन से ही खेतों में खिलती आई थी। मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं था। मैंने यहीं से फैसले को बदलना शुरू कर दिया। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी हमेशा ही घूंघट लगाए रहती थी, इसलिए गांव के मर्द हम लड़कियों को बुरी तरह से नहीं देखते थे। इसलिए खेतों में काम करने के लिए मुझे अपने घूंघट को हटाना पड़ा और तब आदित्य की नज़र मुझ पर पड़ गई।
आदित्य ज़मीनों के हिसाब किताब का काम करता था। कहने को तो यह ज़मीन हमारी थी, लेकिन मुखिया का ही आदेश चलता था और हमारी कमाई का एक हिस्सा भी मुखिया के पास ही जाता था। मुझे देखकर वह पलकें झुकाना भूल गया और हैरानी से पूछने लगा, तू कौन है? मैंने बताया कि मैं रोशनी हूँ, बाबा दिनेश की बेटी। वह गौर से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तू तो उम्र में बड़ी मालूम होती है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? मेरा इनकार सुनकर वो नरमी से कहने लगा, अगर मुखिया को पता चला गया कि तूने अभी तक शादी नहीं की तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है और यह मुखिया का आदेश है। मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे बात अच्छी तरह मालूम थी और मेरे पापा ने यह बात मुखिया से छुपा रखी थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। आदित्य की आंखें मुझ पर जमी हुई थी और ना जाने उसकी नज़रें में ऐसा क्या था कि मैं शर्म कर दोबारा से अपने चेहरे पर घूंघट डाल बैठी थी। वह कुछ देर हिसाब किताब करता रहा और साथ ही उसकी नज़र मुझ पर भी जमी हुई थी। यह कहकर वापस लौट गया कि वह कल फिर मुझसे मिलने के लिए आएगा। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई कि वह मुझसे दोबारा मिलना क्यों आएगा, जबकि मैं उसे हमारी ज़मीन पर उगे हुए अनाज की सभी जानकारी लिखवा चुकी थी। सारा दिन खेतों में काम करके बाद में जब शाम को मैं घर लौटी तो मैंने खुशी खुशी पापा को बताया कि मैं भी आराम से खेतों में काम कर सकती हूँ। पापा कहने लगे कि यह तेरा काम नहीं है, मरने से पहले तेरी शादी करके तुझे विदा करवाना चाहता हूँ, लेकिन तू है कि जो अब तक मेरी दहलीज पर जमी बैठी है। शादी की बात सुनते ही मेरे दिमाग में खुद ब खुद आदित्य का चेहरा चला आया था। यह अपने आप हुआ था और मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने आज पहली बार देखा है कि शादी के नाम पर किसी का चेहरा मेरे दिलो दिमाग में उभरा है। इसके बाद मैं माँ के साथ घर के कामों में बिज़ी हो गई और अगले दिन फिर खेतों के लिए निकल पड़ी, क्योंकि जब तक पापा की तबीयत खराब थी मुझे ही पापा का जगह संभालना था। आदित्य खेतों में चला आया। उस वक्त जगह बिल्कुल सुनसान होता था। वह मेरे साथ चारपाई पर बैठ गया और अपने हाथ में पगड़ी, कॉपी और कलम को एक तरफ रख दिया। मुझे भी समझ नहीं आया था कि वह 12 बजे ही क्यों आया। मुझे देखते ही बहुत आराम से कहने लगा कि तू किसी को पसंद करती है जो अभी तक शादी नहीं की? मैंने झिझकते हुए बताया कि मेरी शादी ना करने की वजह वह खास घोड़ा है जिसके साथ शादी से पहले दुल्हन को रस्म करनी पड़ती है। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया और कहने लगा कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आज तक गांव की सारी लड़कियां उस रस्म को पूरा करने के बाद ही दुल्हन बनती है, तो फिर तुझे क्या परेशानी है? मैंने हैरानी आदित्य को देखा और पूछा कि क्या आपको यह सब अजीब नहीं लगता? एक लड़की घोड़े के साथ किस तरह से? कहने लगा कि वह बचपन से यह सब देखता आया है और सारे ही गांव वाले शुरू से इस रस्म को निभाते आए हैं, इसलिए ना अजीब लगता और ना ही बुरा। मुखिया बहुत अच्छा इंसान है, अगर उन्होंने यह परंपरा बनाई है तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह होगी। शायद इसी वजह से औरत अपने पति को खुश रखना सीखती है। इसलिए तो गांव की सारी औरतें शादी के बाद अपने पति की इज्जत करती है और उनको शिकायत का मौका भी नहीं देती। मुखिया का घोड़ा अभी भी बहुत खूबसूरत और चाहने वाला है। उसके साथ किसी भी लड़की को क्या तकलीफ़ हो सकती है? मैंने गुस्से में आदित्य से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वापसी पर कुछ लड़कियों की हालत कैसी होती है? आदित्य कहने लगा कि मर्द को खुश करना मुश्किल काम है और इसे सीखने के लिए कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। आदित्य की बात सुनकर मुझे एहसास हो गया था कि गांव वाले इस बात के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें इसमें कुछ गलत दिखाई ही नहीं देता। कौन आदमी ये बात बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी उससे पहले घोड़े के साथ कुछ पल बिताए? आदित्य मेरे गुस्से को देखते हुए मुझसे इधर उधर से बातें करने लगा। उसकी बातें बहुत ही खूबसूरत और मीठी थी। जिस वजह अंदाज में वह मुझसे बात कर रहा था, मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो गया था। यह पहली बार था। आते जाते आदित्य कहने लगा कि अपने दिल से घोड़े का डर निकाल दो, क्योंकि जल्द ही मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। मैंने परेशानी के अंदाज में पूछा कि क्यों, तुम्हारी माँ क्यों मेरे घर आने वाली है? मेरी ना समझी आदित्य हंसते हुए कहने लगा, उम्र में तुम बड़ी हो लेकिन अकल अभी भी छोटी ही है। वो वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे उसकी बात मुझे समझ आया मैं शर्म से गुलाबी हो गई।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पढ़ा लिखा मुखिया का मुंशी मुझ पर अपना दिल हार बैठेगा और मुझसे शादी करने के लिए सोचेगा। लेकिन फिर वही बात, अगर मैं शादी का सोचती भी हूँ तो वह घोड़े का सोच कर मेरी जान निकल जाती। मैं आदित्य के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन घोड़े के साथ एक दिन नहीं बिता सकती थी। मैं वापस घर पहुंची तो मेरे चेहरे पर सोच की लकीरें थी और यही बात मेरे पापा को महसूस कर ली। मेरे पापा की मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब पापा ने मुझसे मेरी परेशानी वजह पूछी तो मैंने उन्हें आदित्य के बारे में सच बता दिया और यह भी बता दिया कि मेरी शादी ना करने के पीछे की वजह क्या है। पापा तो खुशी से पागल हो गए, कहने लगे वो तो पढ़ा लिखा नेक इंसान है, ऐसे लड़के का रिश्ता ना बहुत किस्मत की बात है। अगर आदित्य की माँ मेरे दरवाजे पर आई तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। रही बात घोड़े की, तो आज तक उसने किसी लड़की का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। वह तो बहुत ही प्यारा घोड़ा है, हर वक्त मुखिया के स्तबल में बंद रहता है। पापा की बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। सारी रात मैं अपने आप से और अपनी हालत में जंग लड़ती रही। फिर मेरे दिमाग में एक तरीका आया जिससे मैं परंपरा से बच सकती थी। अगली दोपहर आदित्य मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चला आया और कहने लगा, आज शाम में माँ मेरे साथ तुम्हारे घर आएगी। मैंने डरते डरते आदित्य से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी गांव में की ही ना जाए। मेरे दोनों भाई शहर में रहते हैं और आप भी तो काम के लिए शहर आते जाते हैं। मैं अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ, आप भी वहीं आकर मुझसे शादी कर लीजिए। आदित्य मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगा, लगता है कि तुम गांव वाली लड़की हो, लेकिन गांव की लड़कियां तो बहुत ही बहादुर होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएगी तो फिर अगले हफ्ते में तुम शहर चले जाना। मैं भी अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाऊँगा। आदित्य की बात सुनकर मैं खुशी से दीवानी हो गई। बहुत आसानी से मेरी बात मान गया, लेकिन किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। मुझे इस रस्म से गुजरना ही था। जब मेरी और आदित्य का रिश्ता तय हो गया तो मैंने अपने सामान बांध लिया। मेरे पापा मुझे गाड़ी में बिठाने के लिए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। मुझे बहुत सारी बातें बताने लगी कि मेरे दोनों भाई मुझे बस अड्डे से ले लेंगे। ऊंचे नीचे रास्ते पर चलते हुए हम गांव से बाहर निकले। बस अड्डे पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी धूल उड़ाते हुए बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आके रुकी। पापा ने तुरंत मुझे घूंघट सही करने का आदेश दिया, क्योंकि यह मुखिया की गाड़ी थी। आज तक कभी मेरा उनसे आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह बाहर निकल आए। पापा ने मुखिया को नमस्कार किया। मैंने भी उन्हें नमस्कार किया। मुखिया ने पूछा, वह कौन है? तू गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है? पापा ने डरते डरते बताया कि यह मेरी बिटिया है और मैं इसे अपने बेटों के पास शहर भेज रहा हूँ। मुखिया कहने लगा कि मुझे तो यही मालूम था कि तेरे 2 बेटे हैं। इसके बारे में तो तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। इतने में मुखिया के एक नौकर ने उसके करीब आकर कुछ बात कही, जिसे सुनकर वह गुस्से से कहने लगा कि तेरी बेटी 23 साल की हो गई है और तूने अभी तक इसे विदा नहीं किया और अब इसकी शादी के लिए इसे शहर भेज रहा है। हमारे गांव की लड़कियां कब से गांव से भागकर शादी करने लगी। उनके नौकर ने शायद मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पापा हकलाते हुए कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है जी, इसकी शादी तो आपके मुंशी आदित्य से हो रही है, लेकिन इसके भाइयों की इच्छा है कि वह इसे धूमधाम से विदा करे, इसलिए शहर में थोड़ी बड़ी शादी करेंगे। मुखिया कहने लगा कि वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। गांव की रस्म अदा करने के बाद उसे शहर भेज देना। जितनी चाहे बड़ी शादी कर ले, लेकिन हमारे गांव की लड़की की शादी परंपरा के रस्म के बिना नहीं होगी। अगर तू नहीं माना तो हम तुझे बागी मानेंगे और तेरा गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया के लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी। जिस रस्म से बचकर भागना चाहती थी उसमें ही मैं उलझ कर रह गई। अब तो यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी भी तरह इस रस्म से बच जाती, क्योंकि अब तो मुखिया को मेरी उम्र का भी पता चल गया था। पापा ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस घर ले आए।
पापा का रूह कांप रहा था। उन्हें डर था कि कहीं मुखिया कोई फैसला ना सुना दे। मैंने पापा से कहा कि मेरी वजह से आप परेशान ना हो, मैं रस्म के लिए तैयार हूँ। अपने पापा के आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद को घोड़े के हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद मुझे रस्म के लिए मैदान में जाना था और उससे एक दिन पहले आदित्य मुझसे मिलने के लिए आया था। वह सर झुकाए हुए कहने लगा कि मुखिया बहुत गुस्से में है कि मैं उनका नौकर होते हुए उनसे हमारे रिश्ते की बात क्यों छिपाई। कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो और रस्म निभाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य वापस लौट गया था और मैंने सारी रात जाकर बिताई थी। अगली सुबह 10 बजे उनके मुताबिक दुल्हन बनकर मुझे मैदान में ले जाया गया। जब मैंने पहली बार अंजलि को घोड़े का शिकार होते देखा था, वो बात मेरे दिमाग पर जमी हुई थी। ये वही जगह थी। मुखिया एक नौकर मेरी तरफ आया और मुझे घोड़े की तरफ बढ़ने को कहा। गांव के सारे मर्दों की नज़र मुझ पर जमी हुई थी। मेरा घूंघट हमेशा की तरह निकला हुआ था, लेकिन उसकी आड़ में भी मुझे मुखिया के पीछे खड़ा आदित्य वहां से नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं घोड़े के करीब पहुंची तो अचानक ही अपनी जुबान से मुझे चाटने लगा। मुझे इस तरह डर का एहसास हुआ कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अपनी गर्दन को मेरे सर में रगड़ रहा था, जैसे प्यार का इजहार कर रहा हो। अंजलि ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारा मैदान सिर पर उठा लिया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करके अपनी बीमार बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए शांत से घोड़े की हरकतों को बर्दाश्त करती रही। थोड़ी देर में मुखिया के एक नौकर ने मुझे ज़बरदस्ती घोड़े के ऊपर बिठा दिया और उसके बाद घोड़ा मुझे खुद ही लेकर गांव की तरफ निकल गया। जंगल की तरफ भागने लगा। मेरी ओढ़नी भी गिर गई थी और मेरा सांस पूरी तरह फूल रहा था। घोड़े की रफ्तार अच्छी थी, उसके ऊपर मेरे लिए बैठने रहना कुछ मुश्किल हो रहा था। जैसे घोड़ा जंगल के अंदर पहुंचा, मुझे डर लगने लगा, क्योंकि कोई गांव वाला उस तरफ नहीं आता था। मैंने सुन रखा था कि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं और इसलिए किसी को भी उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो ऐसे भागा जा रहा था जैसे रोज ही आता हो। उसे रास्तों का भी अंदाज़ा था। बहुत देर बाद जब घोड़ा रुका तो मैं देखकर हैरान रह गई कि जंगल के बीचों बीच एक आलीशान घर बना हुआ था, जिसके आगे घोड़ा खुद ही रुक जाता था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं गिरते पकड़ते घोड़े से उतर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घोड़ा भी मुझे प्यार का इज़हार कर रहा था। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूसरे रास्ते से एक बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। उसमें से उतरकर मुखिया को देखकर मैं हैरान थी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मुखिया मुस्कुराते हुए मेरे पास आया, मुझे देखने लगा। उसकी नज़र मुझ पर अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी ओढ़नी न जाने रास्ते में कहाँ गिर गई थी और मैं ऐसे ही उनके आगे खड़ी थी। मेरा हुलिया घोड़े की रफ्तार की वजह से खराब हो चुका था। मुखिया मेरे करीब आए और अपने हाथों में मेरे बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहने लगा, खूबसूरत तो हो तुम, लेकिन तुमने उम्र निकाल दी। कम उम्र में अगर तू मेरे पास आती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मुखिया की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ वह कह रहे थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते वह अंदर ले जाने लगा। मैं खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन मेरी ताकत मुखिया से कम थी। वह घर से बाहर ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी भी तरह मुखिया को गंदे इरादों का शिकार नहीं बनना चाहती थी। उनकी गाड़ी में बैठकर नौकर भी तमाशा देख रहे थे। अचानक ही घोड़े ने बड़े ही सही वक्त पर हमला कर दिया और उनके सीने पर अपना लाते बरसाने लगा। मुखिया के नौकर गाड़ी से उतरकर भागने लगे। घोड़े के गुस्से ने कुछ मिनटों में मुखिया का किस्सा ख़त्म कर दिया। वह वहीं दम तोड़ दिया। उसके नौकर हक्का बक्का रह गए। घोड़े का गुस्सा ख़त्म हुआ तो एक बार फिर मेरे पास आया, मुझे अपनी जबान से चाटने लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो घोड़े अपने मालिक को ही मार दिया। मुखिया का एक नौकर मेरे पास आया, अपनी चादर उतार कर मेरे कंधे पर डाल दिया और कहने लगा कि वो लोग बहुत ही मजबूरी में तमाशे को बर्दाश्त करते आए हैं।
वह दोनों नौकर अच्छी तरह जानते थे कि इस रस्म की आड़ में उनके मुखिया किस तरह गांव की लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और शाम को उसी तरह डरा धमका कर उन लड़कियों को वापस भेज देते हैं कि वह लड़कियां कभी मुखिया के खिलाफ मुंह भी न खोल पाती थी। घोड़ा मुखिया का वफादार घोड़ा था। उनके कहने पर ही लड़कियों को यहाँ तक लाया जाता था। लेकिन मेरी बारी ना जाने क्यों उसने अपने मालिक से नहीं बल्कि मुझसे वफादारी निभाई थी और मेरी शादी से पहले ही यह राज भी खुलकर सबके सामने आ गया था। उन दोनों ने मुझे शाम तक वहीं रोक कर रखा और अपने मालिक को जंगल में ही जला दिया और शाम के वक्त मुझे घोड़ा में सवार करवा कर गाँव भेज दिया गया ताकि गाँव वालों को शक ना हो। मुझे बिल्कुल सही देखकर मेरे पापा बहुत खुश हुए। अगले ही दिन में सारे गांव वालों में यह बात फैल गई कि मुखिया जंगल में गए थे और फिर लौट कर वापस नहीं आए। यह खबर सुनकर सारा ही गांव समझ चुका था कि अब वह नहीं रहे। लेकिन मेरे दिल में जो ठंडक का एहसास उतरा था, मुखिया के दोनों मुलाजिमों ने मुझे वफा किया था कि यह बात कभी किसी के आगे न बताना कि सच्चाई क्या था, नहीं तो गांव की सारी लड़कियों के घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि वह अब शादी से पहले मुखिया के शिकार निशाना बन चुकी थी। अगले हफ्ते मेरी और आदित्य की शादी हो गई और शादी की रात आदित्य ने मुझसे पूछा कि तुम्हें घोड़े ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई थी। मैंने तुरंत कहा नहीं, उसने तो मुझे बहुत अच्छा व्यवहार किया। आदित्य ने कहा कि दरअसल वह घोड़ा उसका था जो बहुत खूबसूरत था, इसलिए मुखिया ने उसको आदित्य से ले लिया था। लेकिन वह घोड़ा शुरू से आदित्य का वफादार था और एक रात पहले आदित्य ने घोड़े को यह बात अच्छी तरह समझा दिया था कि वह मुझे बिल्कुल भी परेशान न करे, बल्कि मेरा ख्याल रखे। घोड़ा बहुत वफादार जानवर है। वह अपने मालिक की हर बात को अच्छी तरह समझता है। मैं भी अपने घोड़े को जो बात समझा देता हूँ वह फ़ौरन ही समझ लेता है, इसलिए मुझे यकीन था कि वह तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देगा।